शिवी के जोर से चिल्लाने पर आन्या भी शिवी की तरफ देखती है, पर तब तक वह कार आन्या के पास से गुजरती कि तभी उसे कीर्ति खींच लेती है। ये सब इतनी जल्दी से होता है कि हर किसी की धड़कनें बढ़ चुकी थी और सभी के शरीर एक पल के लिए कांप सा जाता है। आन्या, जिसका डर से हालत खराब हो गया था, वह डर कर अपने पेट पर अपने हाथ रख लेती है और उसका शरीर पूरा कांपने लगता है। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर आज वह एक पल भी चूकती तो शायद उसकी जान चली जाती। वो वहीं पर धम्म से बैठ जाती है। तभी कीर्ति बैठकर उसे गले लगा बोलती है, दी कुछ नहीं हुआ है, आप सेफ हो। शिवी जाते हुए गाड़ी को ही देखे जा रही थी। वह गाड़ी कुछ दूर तक रुकती है और उसमें से पीछे एक इंसान झांकते हैं जिसने अपने चेहरे पर एक पूरा मास्क लगाया हुआ था और शिवी भी उस इंसान को ही देखती रही। तभी वह गाड़ी आगे निकल जाता है। वह मन ही मन बोलती है, कोई कार के अंदर इतना पैक कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब जानबूझकर किया गया है। कुछ देर बाद वह सभी वहां से निकल जाते हैं। वही उसे गाड़ी में बैठा इंसान किसी को फोन कर बोलता है, बॉस, इन वक्त पर उसे एक लड़की ने बचा लिया। ये कह फोन कट कर देता है। वही उधर एक शख्स अपने सामने रख मेज पर जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, आखिर क्या नसीब लिखा कर आई है ये लड़की। मैं हर बार में इसे चोट देना चाहता हूँ, अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, पर हो नहीं पाता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अगर मैं आपको कहूँ कि उस लड़की को मारने के बजाय उसे ऐसे अपनी कब्जे में करें कि उसके साथ साथ वह आदित्य सिंह राजवंश भी टूटकर बिखर जाए, जैसे हमने उसे एक बार मैन्युपुलेट किया था, तो फिर हमारे हाथ में वह चीज लगेगी जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। वह शख्स पीछे मुड़ता है तो सामने सुमन थी और वह शख्स जो कोई और नहीं ओमकार राजवंश तिलक के पिता थे। वो उसे देखते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। सुमन ओमकार को देखते हुए बोलती है, तुम मानो या ना मानो, पहली बात मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो इस हक से मैं आ सकती हूँ। वह बात अलग है कि मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ तुम्हारी, पर भूलो मत हमारा और तुम्हारा एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे किसी ने बहुत बुरी मौत दी थी। ये सुन अमरजीत के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, उसकी मौत का कारण वह नाजायज लड़का आदित्य है और उसके पीछे उसकी बीवी। ये सुनते ही सुमन वहां पर आकर सामने सोफे पर बैठे हुए बोलती है, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसने हमारे बेटे को इतनी बुरी मौत दी है उसे हम इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं। ये सुन ओमकार उसे देखते हुए बोलता है, कहना क्या चाहती हो। ये सुन सामने सुमन बैठते हुए और सामने शराब की बोतल में से शराब निकाल अपने मुंह पर लगाते हुए बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे बेटे की मौत के कारण वह लड़की रिद्धिमा जो दुनिया के नजर में आन्या बनकर अब बैठी हुई है, क्यों ना उसके इज्जत का खिलवाड़ किया जाए। ये सुनते ही ओमकार बैठते हुए बोलता है, और वह कैसे। ये सुनते ही सुमन बोलती है, कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों पति पत्नी जो एक दूसरे पर मर मिट जाते हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाए। ओमकार उसे देखने लगता है तो सुमन बोलती है, मेरे कहने का मतलब बहुत प्यार करती है उस नाजायज से। छोटी थी तब भी आदित्य आदित्य करके घर में आगे पीछे घूमती थी। अब तो उसकी शादी भी हो गई है, ये पता चलने के बाद भी कि उसकी बीवी का रेप हुआ था, फिर भी कितना प्यार करता है। यही तो समझ नहीं आता कि आखिर कोई कैसे एक रेपिस्ट लड़की से इतना ज्यादा प्यार कर सकता है जिसे न जाने कितने मर्द छुए हो। ये कहते ही सुमन अपने शराब का गिलास पूरा गटकते हुए बोलती है, शायद तुम्हें याद होगा उस रिद्धिमा को हमने मैनिपुलेट किया था अपनी बातों से और उसे शिवी के प्रति भड़काया था। हमारा प्लान था कि शिवी को वह सारे गुंडे ले जाएंगे जिससे आदित्य इस लड़की को अपनी जानी दुश्मन बनेगा और यह कपूर और राजवंश परिवार का रिश्ता टूटेगा।
और वह आदित्य भी बचपन से ही इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था और किसी मजनू की तरह बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, और शिवी के दूर हो जाने से वह विभा जो धीरे धीरे उस आदित्य को अपनाने लगी थी उसकी फिर से दुश्मन बनेगी, और उस लड़की के न होने से फिर से उसके और पृथ्वी के बीच में खटास आएगी और हम सारे वसीयत पर राज करेंगे। पर सब कुछ उल्टा हुआ। आखिर लास्ट में इन दोनों की शादी भी हो गई और वह शिवी भी बच गई। यह सुनते ही ओंकार हैरानी से कहता है, कहना चाहती हो? ये सुनते ही सुमन बोलती है, शिविका जो उसके घर में एक लड़की रहती है वह सच में उसे पृथ्वी और विभा की बेटी है। ये सुनते ही ओंकार के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। पर इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दूरी आएगी कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति दुश्मन बनेंगे। ओंकार पूछता है, कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ कहो। ये सुनते ही सुमन अपने साथ लाई हुई एक फाइल उसकी तरफ लगभग फेंकते हुए बोलती है, यह मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे उनकी हंसी खुशी की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी। पर इसे समय आने पर यूज करना है ताकि घाव ऐसा हो कि उसका दवा भी न मिल पाए। ओमकार उस फाइल को उठाकर देखता है और जैसे जैसे पढ़ता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा कमीनेपंती में तुम मुझसे भी 2 कदम आगे हो। ये सुनते ही सुमन उठकर खड़ी होती है, तभी अमरजीत उसके पास आते हुए उसे कमर से खींचकर अपने पास कर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोलता है, वैसे तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया, इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। ये बोल उसके चेहरे पर अपनी सांसों को छोड़ते हुए बोलता है, इनाम में तुम्हें एक रात तो दे ही सकता हूँ। ये बोल उसे वहीं सोफे पर धकेल देता है। अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चली थी आदित्य के फार्म हाउस पर। इस समय आदित्य अधीरा दोनों ही बैठे हुए थे। वहीं सामने मारिया और सौरभ दोनों बैठे थे। मारिया किसी सोच में गुम थी। वहीं सौरभ बगल में बैठे बड़ा सा चिप्स का पैकेट पकड़े चिप्स खाया जा रहा था। मारिया सोचने में बिजी थी, पर सौरभ के बार बार चबा चबा कर खाने से उसकी आवाज से वह इरिटेट हो रही थी। वहीं आदित्य भी सौरभ को न जाने कब से घुरे जा रहा था। वहीं मारिया जब इरिटेट हो जाती है तो उसे एक मुक्का पीठ पर देते हुए बोलती है, यहाँ मेरे दिमाग की दही जमी हुई है और तुझे ये चिप्स खाने की पड़ी है। साले बच्चा है क्या बे जो बच्चों की जैसे चिप्स खा रहा है? पोता नाती खिलाने की उम्र में तुम बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हो है। काम नहीं करना तो जाओ निकलो यहाँ से, मेरा मूड खराब हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सब बोलते हुए वह लगातार सौरभ के पीठ पर मुक्के मारे जा रही थी क्योंकि वह सच में चिढ़ चुकी थी। वही आदित्य जो ये सब देख रहा था वह थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो आप दोनों। मुझे तो आप दोनों ही किसी बच्चे से कम नहीं लगते हो। एक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और दूसरा उनके हरकतों में शामिल हो जाती हैं। ये सुनते ही मारिया सौरभ को घूरते हुए बैठती है तो सौरभ जो मार खाते खाते सोफे पर लुढ़क गया था वह बैठते हुए बोलता है, जिंदगी तो तुम्हारे चक्कर में खत्म कर चुका हूँ। कम से कम अब जो जिंदगी मिली है उसे तो यार एंजॉय करने दो, और क्या कब से दिमाग लगा रही हो। ये सुनते ही मारिया बोलती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तभी आदित्य बोलता है, सोचने की कोशिश करिए, कोई तो होगा जो आपके डीडी का दुश्मन ना सही पर कोई दोस्त तो होगा ही। ये सुनते ही मारिया कुछ सोचते हुए बोलती है, बाबा के दुश्मनों में तो बहुत लोग शामिल थे, पर दोस्त बहुत कम थे। तभी आदित्य बोलता है, कितने दोस्त रहे होंगे, आफ्टर ऑल डीडी के दोस्त होना बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन्हीं के बारे में ये सब सोते हुए मारिया बोलती है, पर कोई ऐसा नहीं था उनके दोस्त में जो कभी भी उनका बुरा चाहे। तभी सौरभ अपना फिर से एक चिप्स खाते हुए बोलता है,
कभी कभी जो काम दुश्मन नहीं करते वह दोस्त कर जाते हैं, वो क्या है ना पीठ में छुरा, असल में वही भोंकते हैं। ये सुनते ही मारिया कुछ कहती। तभी आदित्य बोलता है, इनके बात में पॉइंट है। ये सुनते ही मारिया सौरभ को घूरते हुए आदित्य को देख बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनते ही आदित्य वही रखे सिगरेट को जला अपने फिर से मुंह में भरता है। मारिया एक नजर आदित्य को देखती हैं और उसके बगल में पहले सिगरेट को जो उसने न जाने कितनी पी हुई थी। तभी आदित्य बोलता है, डेमन, जिसका नाम तो सामने आ चुका है, पर है कौन? उसका चेहरा क्या है? उसका असल में नाम क्या है? यह नहीं पता। आखिर यह कौन है? क्यों चाहता था कि आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो, और क्यों साम्राज्य के साथ साथ आपके परिवार को भी खत्म करना चाहता था? इसकी क्या वजह हो सकती है जो उसने हर तरफ से हर किसी को अपने बस में किया और वह भी किसी को पता भी ना चले? उसकी इतनी बड़ी कनेक्शन आखिर आतंकवादियों से कैसे हुई? यह सारे सवाल है, सिर्फ एक जवाब पर है कि आखिर यह डेमन है कौन? डेमन हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसकी सिर्फ ये जानना था कि आखिर यह असर कौन है। वो अपने दुश्मन की पावर के साथ साथ अपने दुश्मन को जानना चाहता था, जो वह अशरफ और अनुराग के जरिए जान चुका है। इसका मकसद क्या है? वो तो हमारे बारे में हर चीज जानता है, पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी मारिया कुछ सोचते हुए बोलती है, बाबा के दो दोस्त थे, एक रणवीर सिंह, दूसरा देवगुरु सिंघानिया। पापा प्यार से दोनों को वीर और गुरु बुलाते थे। ये दोनों ही काफी लो कैटेगरी के इंसान थे और काफी गहरे दोस्त भी। समय बीतता गया, दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छी फैमिली मेंबर भी थे। पर जहां तक मुझे पता है, मुझे कुछ समय बाद ही पता चला कि वो दोनों अपने बिजनेस के लिए कहीं चले गए हैं। वही यह सब सुनते हुए आदित्य अपने पैर पैर पर चढ़ाते हुए बोलता है, क्या आपने कभी पता किया कि क्या वह दोनों सच में बिजनेस करने गए हैं या फिर कहाँ गए हैं? ये सुनते ही मारिया आदित्य को देखते हुए बोली, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये सुनते ही आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कहते हैं ना, कभी कभी जो नजरों के सामने हो अक्सर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। ये सुन मारिया उसे देखते हुए बोलती है, कहना क्या चाहते हो? क्या इन दोनों लोगों में से कोई डेमन हो सकता है? पर जहां तक मैं जानती हूँ, ये दोनों ही काफी अच्छे। ये कहते हुए वह रुक गई और आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। आदित्य अधीरा को देखता है तो अधीरा उठते हुए बोलता है, जरा मैं पता करता हूँ कि ये दोनों कहाँ कुंडली मारकर बैठे हैं और यह कितने अच्छे हैं। ये सुन मारिया भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ देर बाद सभी वहां से उठते हैं और जाने लगते हैं। तभी मारिया बोलती है, आदित्य। आदित्य रुककर पीछे देखता है तो मारिया उसके पास आते हुए उसे देखते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम सिगरेट काफी ज्यादा पीते हो? ये सुनते ही आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, शराब का नशा तो नहीं है, पर इस धुआं का नशा इतनी पहले से लग चुकी है कि यह छूटती ही नहीं। ये सुनते ही मारिया बोलती है, खुद को हमेशा स्वस्थ रखो, और वह क्या है ना, मेरी बेटी तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और मेरी बेटी की आंखों में आंसू मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं खुद के सामने उसकी आंखों में आंसू लाने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी, और मेरी सजा क्या होती है ये बात तुम अच्छे से जानते हो। ये सुन आदित्य उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोलता है, तो सासू माँ, फाइनली आप मेरी सासू माँ बन ही गई। ये सुनते ही मारिया बोलती है, अपने बच्चों की खुशी के लिए बनना पड़ता है। तभी आदित्य जाते हुए बोलता है, आपकी धमकी को कोशिश करूंगा याद रखने का, ये बोल चला जाता है। तभी पीछे से सौरभ बोलता है, देखो मुझे बोलती हो कि मैं कितना पीता हूँ, अरे जरा अपने दामाद को देखो, जब देखो तब सिगरेट फूंकता है। ये सुनते ही मारिया अपने बगल में दे रखे पॉट को उसके ऊपर गुस्से में खिजला कर खींच कर मारती है।
पर जितनी तेजी से खींचकर मारती है उतनी ही तेजी से सौरभ उसे एक हाथ से ही कैच कर बोलता है, मुझे मारने की प्लानिंग अच्छी थी पर अफसोस मुझे मारने को भूल जाओ, वह क्या है ना तेरे साथ ही मरने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। ये बोल उठता है और मारिया को घूरते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली घर में इसकी बहन सर पर तांडव करती है और बाहर यह बड़बड़ाते हुए चला जाता है। वही राजवंश विला में रात हो चुकी थी। अब इस समय सभी लोग घर पर आ चुके थे। सभी लोग डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आदित्य आन्या को नोटिस कर रहा था कि वो काफी ज्यादा मायूस है। वही जब वह कमरे में जाता है तो देखता है आन्या चुपचाप बालकनी से सिर टिकाए सामने एकटक चांद को देख रही थी। आदित्य एक सॉल लिए जाता है और उसे पीछे से कवर करते हुए बोलता है, मिसेज राजवंश लगता है आप भूल गई है कि ठंड का मौसम है। ये बोलते हुए उसे पीछे से बाहों में पकड़ते हुए बोलता है, क्या बात है मेरा चांद इतना मुरझाया हुआ क्यों है। ये सब बोलते हुए वह अपने होंठ आन्या के गर्दन पर अपने होठों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। उसके ऐसा करते ही आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आदित्य उसे खुद की तरफ करते हुए उसके कमर से पकड़ उसे देख बोलता है, क्या हुआ नाराज हो। ये सुन आन्या ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, आदि में वह इतना ही कह पाती है कि आदित्य उसके होठों पर उंगली रखते हुए वो उसके खुले बालों को पीछे करते हुए बोलता है, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। यह बोल एक कदम आगे बढ़ा उसके गालों को चूम लेता है। तो आन्या फिर से कुछ कहने को होती है कि तभी आदित्य उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, ये हमारा समय है, मैं किसी भी फालतू बातों में नहीं लगाना चाहता, चलो कुछ स्पेशल मोमेंट बनाते हैं। ये बोलते हैं वह आन्या के होठों पर अपने होंठ रख देता है। आन्या के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। काफी देर तक आदित्य उसे वैसे ही पकड़े किस करता रहा। जब उसे आन्या के आंसू अपनी गाल पर महसूस होते हैं तो वो उसे थोड़ा दूर करते हुए बोलता है, हे आन्या क्या हुआ। ये सुनते ही आन्या के आंखों से आंसू लुढ़क बाहर आ जाते हैं और वो आदित्य को जोर से पकड़ गले लगा लेती है। तो आदित्य उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने हट किया। आन्या सिसकने लगती है और सिसकते हुए ही बोलती है, आदित्य एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। ये सुन आदित्य उसे खुद से दूर उसका चेहरा पकड़ बोलता है, क्यों, पर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनते ही आन्या आदित्य के सीने पर सर रखते हुए बोलती है, आदि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कुछ कीमती चीज मुझसे छूटने वाला हो, जैसे ना जाने कब मेरा और आपका साथ छूट जाए। ये सुन आदित्य कठोर भाव से बोला, आन्या ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम ये सब सोचना बंद करो। ये सुन आन्या ना में सिर हिला बोलती है, नहीं आदित्य, एक बार मुझे ये फीलिंग जब आई थी तब मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो गई। पर उस समय मैं बच्ची थी, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा दोबारा होने वाला है। आदि मैं आपको खो नहीं सकती, प्लीज। तभी आदित्य उसका चेहरा हाथों में पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख हल्की किस करते हुए बोलता है, आन्या यू लव मी ना। आन्या हाँ में सिठिलाती है। तभी आदित्य उसे देखते हुए बोलता है, और मेरी इन आंखों में क्या दिखता है। ये सुन आन्या उसे देख बोलती हैं, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसके इतनी मासूमियत से बात सुन आदित्य हंसते भी बोलता है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी, या कोई मुझसे दूर कर देगा। ये सुन आन्या कुछ बोलती तभी आदित्य उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोलता है, एक बात याद रखना, आदित्य और आन्या कभी अलग नहीं हो सकते, और वो अलग तभी होंगे जब तुम मुझे खुद से दूर करना चाहोगी या मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ये सुन आन्या रोते हुए बोली, हाँ। तभी आदित्य उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अंदर ले जाते हुए बोलता है,
तो फिर ये फालतू की बातें सोचना बंद करो, ये बोल उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है और बोलता है, मेरी बीवी एकदम रोतलू है। पर आन्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ आदित्य को देखती रहती है। तभी आदित्य उठकर जाने को होता है कि आन्या उसका हाथ पकड़ ना में सिर हिलाती है तो आदित्य उसे आंखों के इशारे से छोड़वा जाकर बालकनी का दरवाजा बंद करता है और उसके पास आकर लेट जाता है तो आन्या उसके सीने पर कर रख लेती है। आदित्य उसे बाहों में भर लेता है। तभी आदित्य को फील होता है कि आन्या धीरे धीरे उसके सीने पर किस किए जा रही थी। यह महसूस कर आदित्य आंखें बंद कर लेता है और आन्या उसके ऊपर उसके गर्दन तो कभी गाल तो कभी होठों को किस करने लगती है। आन्या की हरकत पर आदित्य उसे कमर से कसकर पकड़कर अपने पास खींच लेता है। तभी आन्या आदित्य के शर्ट को रिमूव कर उससे दूर कर देती है और उसके सीने पर किस करने लगती है। आदित्य आंखें खोलकर उसे लाइट की रोशनी में आन्या को देखता, जिसके चेहरे पर न जाने क्यों एक घबराहट थी जो वह हमेशा से नहीं होती थी। आज उसे आन्या के चेहरे में रिधिमा दिख रही थी जो उसके लिए हमेशा परेशान सी रहती थी। आदित्य आन्या को रोककर उसका चेहरा ऊपर करता है तो उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। ये देख वो उसका आंसू पोंछता है और बिना कुछ कहे चुपचाप उसे खुद के नीचे कर उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। यही एक जरिया था उसके इन मन में चल रहे अजीब ख्याल उसे दूर करने का। काफी लंबी किस के बाद आदित्य उसके गर्दन पर किस करने लगता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में हो चले थे। सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। आदित्य अपने मोबाइल में कुछ ईमेल चेक करते हुए अपना नाश्ता कर रहा था। वही पृथ्वी भी अपने मोबाइल में कुछ करते हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। इस समय सभी लोग बैठे थे और सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे, या यूं कहा जाए सभी की नजरें उन दोनों को देख एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अर्जुन, जिससे रहा नहीं जाता, वह अपना खाना खाते हुए बोलता है, दादी अगर कोई इंसान बिजी हो काम करता हो तो समझ आता है कि उसे खाने तक की फुर्सत नहीं होगी, पर जो इंसान दिन भर निठल्लों के जैसे बैठा हो उसे कौन सी जल्दबाजी है। वहां पर अर्जुन की बातें सभी लोग समझ गए थे। विभा तो उसे आंखें ही दिखा रही थी, पर इसके उलट उसकी बातें सुन अर्जुन और पृथ्वी दोनों की ही नजर अर्जुन पर जाती है। अर्जुन के कहे हुए शब्दों का मतलब समझ पृथ्वी और आदित्य दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक साथ अर्जुन को बोलते हैं, शट अप। ये सुनते ही सभी मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। तभी प्रिया भी कहाँ पीछे रहने वाले थी, वह भी बोलती है, दादी मुझे आपसे एक सलाह चाहिए था। दादी, हाँ बेटा बोलो। प्रिया, मेरी ना एक दोस्त है, वह क्या है ना मेरी दोस्त किसी से लव मैरिज की थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह लड़का भी बड़े ही प्यार का दावा करता था। पर प्रिया ये बात कुछ ऐसे ढंग से कह रही थी कि सभी उसकी ओर देखे जा रहे थे। तभी दादी पर शादी बाद वह प्यार का पी भी उसका कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर समय अपने काम के बहाने बाहर रहना, बीवी को बिल्कुल भी समय ना देना और हमेशा दूर रहना और बहाना बनाना। फिर दादी की तरफ देखकर बोलती है, मेरी फ्रेंड ने मुझसे राय मांगा है कि ऐसे में उसे क्या करनी चाहिए। वही प्रिया की बातें सुन जहां अर्जुन उसे दांत पीसते हुए घुरे जा रहा था, वही सभी जो समझ रहे थे उनके चेहरे पर एक हंसी थी। तभी दादी बोलती है, ऐसे बेकार लड़कों को सीधे तलाक तलाक तलाक, जो कि शायद अब नियम नहीं है, फिर भी उन्हें तलाक दे देनी चाहिए। ये सुनते ही अर्जुन को खांसी आ जाती है। तभी बगल में बैठा रोहन अर्जुन के पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, शांत भाई शांत। वही अर्जुन बुरी तरह से प्रिया को घूर घूरे जा रहा था और प्रिया चुपचाप अपना खाना खा रही थी।
तभी पृथ्वी सभी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वैसे माँ आपको पता है शिव जो हमारे घर पर आया हुआ था। ये सुन सभी की नजर उस पर जाती है। वही शिवी जो अपनी नाश्ता कर रही थी उसकी भी नजरें पृथ्वी की पर टिक जाती है। तभी पृथ्वी सभी को एक नजर देखते हुए बोलते हैं, कल मैं शिव से काफी एरिया में टकराया था। वो किसी लड़की के साथ था। ये सुनते ही शिवी के हाथों की मुठिया कस जाती है। तभी दादाजी पृथ्वी जी को घूरते हुए बोले, यहाँ पर बातों की पहेली मत घुमाओ, बात क्या करनी है वह करो। ये सुनते ही पृथ्वी एक नजर आन्या को देखते हैं जो उन्हें आंखें दिखा रही थी। ये देख पृथ्वी जी थोड़ी खांसते हुए बोलते हैं, वो पापा दरअसल उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और हमेशा उसने साथ भी दिया है इस घर के लिए, चाहे ड्यूटी से हो चाहे ड्यूटी के बाहर, और वो उस लड़की से शादी करना चाहता है तो क्यों ना हम उसका परिवार बनकर उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये सुनते ही शिवी के हाथ में जो कांटे की चम्मच थी वो उसे इतनी जोर से दबाने लगती है कि उसके हाथों में निशान बनते हुए चला जाता है और धंसकर खून बहने के कगार पर था। पर तभी प्रिया बोलती है, शिवी क्या हुआ? शिवी खुद को संभाल कुछ नहीं। तभी दादी बोलती है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, इसी बहाने थोड़ी हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसे यहाँ पर बुला लो और उस लड़की को भी। वही कुछ देर बाद आन्या अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वह पीछे मुड़ती है तो पीछे आदित्य को खड़ा पाती है जो उसे ही घूर रहा था। आदित्य, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस घर में जो भी कुछ बवाल हो रहे हैं सब तुम्हारी साजिश है। ये सुनते ही आन्या अनजान बनते हुए बोली, कहाँ क्या हो रहा है घर में और कैसी साजिश? ये सुन आदित्य आंखें छोटी कर बोला, मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे और तुम्हारे उस, ये कहते हुए वह रुक जाता है। तभी आन्या बोलती है, आपके पापा। आदित्य के हाथों की मुठिया कस जाती है और वह एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ वही। तभी आन्या उसके पास आते हुए बोलती है, ये साजिश नहीं, इसे रिश्तों का मिलाना बोलते हैं। तभी आदित्य उसे घूरते हुए थोड़े तंज में बोला, ओहो, तो आपको रिश्ते निभाना भी आ गया। ये सुन आन्या छेड़कर बोली, आदित्य आप मुझे टीज कर रहे हैं और आप मुझे परेशान मत करिए। तभी आदित्य थोड़ी शांत लहजे में बोला, आन्या किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जिसकी लाइफ को संवारने कोशिश कर रही हो उन दोनों को उनके भरोसे भी छोड़ दो। ये सुनते ही आन्या उसे हाथ बांधते हुए बोलती हैं, आप शिवी के भाई हैं और शिव वह आपके दोस्त, आप जानते हैं कि वो शिवी से प्यार करते हैं और शिवी भी प्यार करती है। उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है हम उन दोनों की गलतफहमी को मिटाएं या भूल उन दोनों को एक दूसरे के आगे लाएं? ये सुनते ही आदित्य उसे कमर से पकड़ खुद के पास खींचते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये तीसरी लड़की क्यों आ रही है? ये सुन आन्या मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है यदि कोई लड़की किसी से प्यार करती है और अपने प्यार को किसी और के साथ देखती है तो उसे जेलस होता है और उस जेलस में आकर वह अपने प्यार को जरूर कबूल करेगी। और यही हमारा प्लान है। ये सुनते ही आदित्य आन्या की आंखों में देखते हुए बोला, यदि मेरी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम भी जेलस करोगी? ये सुन अभी आन्या जो खुश हुए जा रही थी उसके आंख डाक हो जाते हैं और वो आदित्य को देखते हुए बड़ी जुनूनियत भरे लहजे में बोलती है, आदित्य मुझे पास्ट में ही रहना पसंद है। आपने मेरे पास्ट के बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैं भी आपके पास्ट को इग्नोर किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पास्ट को मेरे फ्यूचर या प्रेजेंट में लाएं, क्योंकि यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुन आदित्य आन्या को देखता है और उसे खींचकर अपने पास उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है।
ताकि आन्या का दिमाग फिर से दूसरी तरफ चला जाता है। एक लॉन्ग किस के बाद आदित्य बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, कूल रहा करो। और हाँ, यदि शिवी और शिव के बीच में मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या है ना, मैं भी अपनी बहन को विदा और खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही आन्या खुश हो जाती है और वो उसके गले लगते हुए बोलती है, थैंक यू। वही आदित्य की आंखों में कुछ तो था, जैसे वह गहरी सोच में चला गया हो।